कि इंडिया का मौसम गर्म है। इस गर्म मौसम में गर्म दवाइयों ने मेरा शरीर टोटली डैमेज कर दिया। फिर मेरे पड़ोसी हैं मिस्टर जगदेव, उन्होंने मुझे नेचुरल मधुनाशिनी के बारे में बताया। नेचुरल मधुनाशिनी लेने के बाद मेरा शुगर लेवल नॉर्मल हो गया और इसे लेना भी बहुत आसान है। रात को पानी में डुबो दो, सुबह खाली पेट इसे पी लो, डायबिटीज अपने आप ठीक हो जाएगी। नेचुरल मधुनाशिनी लेने से पहले मेरा शुगर लेवल 300 के आसपास था और नेचुरल मधुनाशिनी लेने के बाद मेरा शुगर लेवल 110 से नीचे आ गया। शुगर की वजह से मेरे हाथ पैर सुन्न हो जाते थे और आज मेरे हाथ पैर भी सुन्न नहीं होते हैं और मेरा ब्लड, उसका सर्कुलेशन भी अच्छा हो गया। पहले मेरे पैरों में बहुत वजन सा जाया करता था, जिसकी वजह से मेरा चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता था, लेकिन आज मैं अच्छे से चल फिर सकती। अगर आप भी डायबिटीज से पीड़ित हैं और दवाइयां और इंसुलिन के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं, नेचुरल मधुनाशिनी का इस्तेमाल करें और इस बीमारी से निजात पाएं। डायबिटीज को दूर करना इतना ही आसान है जितना पानी पीना। बस समझ लीजिए कि आपको सुबह शाम पानी पीना है और आपकी डायबिटीज हमेशा के लिए नॉर्मल हो जाएगी। नेचुरल मधुनाशिनी का प्रयोग अत्यंत सरल है। इसके 4-5 टुकड़े करीब 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल दें और इसे रात भर के लिए रख दें। इसका सत्व पानी में घुल जाएगा और पानी का स्वाद बदल जाएगा। सुबह नित्य क्रिया से फारिग होकर खाली पेट आधा ग्लास पानी पिएं और रात को खाना खाने के आधे घंटे बाद आधा ग्लास पानी पिएं। आपका शुगर लेवल एकदम नॉर्मल हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। नेचुरल मधुनाशिनी मंगवाने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर नीचे स्क्रीन पर हैं, 09278 955 955 और 9999 225 920। ये प्रोडक्ट आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए में। नेचुरल मधुनाशिनी मंगवाने के लिए नीचे दिए हुए नंबरों पर अभी फोन करें, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। चुनावी मौसम आते जाते रहेंगे, बड़बोले चेहरे भी मुस्कुराते रहेंगे, लेकिन अब बारी है आपकी। यानी आप या तो अच्छी खबर देखेंगे या खुद भी एक अच्छी खबर का हिस्सा बनेंगे। अब हर शनिवार दोपहर 3:30 पर देखिए अच्छी खबर सिर्फ JK 24/7 न्यूज पर। ये दास्तां है महान योद्धाओं की, मुगल काल से आजाद भारत की। ये दास्तां है बदलते हिंदुस्तान की, ईस्ट इंडिया से आजाद इंडिया तक। ये दास्तां है पूरे हिंदुस्तान की। देखिए कहानी हिंदुस्तान की 24/7 न्यूज पर रात 9 बजे सिर्फ JK 24/7 न्यूज पर। नए विचार आएंगे तो नए रास्ते खुलेंगे। तरक्की की राह पर तेज चलेगा देश। देश हित में आप भी दीजिए सुझाव।
प्रधानमंत्री तक पहुंचाइए अपनी राय। सुबह पर लाइए दिल की बात। इस नंबर पर आप हमें अपना वीडियो व्हाट्सएप से भेज सकते हैं या आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सिटी रिपोर्टर का ऐप डाउनलोड करके भी अपने मन की बात भेज सकते हैं। कहिए अपने मन की बात अपने पीएम से, सिर्फ JK 24/7 न्यूज पर। अब सुलझेगी सियासत की हर गुत्थी, टूटेगा हर सियासी चक्रव्यूह, सियासत से जुड़ी हर खबर पर रहेगी पैनी नजर। देखिए सियासत के 7 दिन। देश में किसानों की हालत सुधर नहीं पा रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद उनके अच्छे दिन नहीं आ पा रहे हैं। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर कई योजनाएं तैयार करती हैं, लेकिन ये सिर्फ सरकारों की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम उनकी बेहतरी में अपना योगदान दें, उन्हें सम्मान दें, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं। JK 24/7 न्यूज एक मुहिम, एक मिशन के तहत किसानों की बेहतरी के प्रयास शुरू करने जा रहा है। आइए आप सब भी इसमें भागीदार बने, अन्नदाता की आवाज बने। जय किसान। और हम इसी मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल भीषण गर्मी का दौर देख रहे हैं देश में हम, और मानसून को लेकर समीक्षा भी की जाने लगी, क्योंकि लगातार 2 सालों से कम बारिश की वजह से सूखे जैसी स्थिति का सामना करे देश में इस बार कम बारिश हुई तो ये देश के लिए चिंता की बड़ी वजह बन सकता है, क्योंकि कम बारिश यानी फसलों की सिंचाई ना हो पाना, और सिंचाई का ना होना मतलब कम उत्पादन और कृषि के साथ ही देश की विकास दर पर जबरदस्त दबाव। नमस्कार, मैं पंकज पांडे लेकर हाजिर हूं खास पेशकश जय किसान। आज बताएंगे मानसून और सिंचाई से जुड़ी कुछ खबरों के साथ ही कृषि और किसान से जुड़ी कई अहम खबरें। लेकिन पहले हम आपको दिखाते हैं कि जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो है जम्मू कश्मीर से आ रही, जहां पर बॉर्डर के पार करने के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। क्या कुछ हुआ, दिखाते एक छोटी सी रिपोर्ट आपको। घुसपैठ के खिलाफ भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बदला लिया है। सेना ने नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की पोस्ट को तबाह कर दिया है। भारतीय सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल अशोक नरूला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों की मदद करता है और उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान अपनी इन हरकतों से बाज आए। सेना ने नौशेरा में अपनी कार्रवाई का 30 सेकंड का वीडियो जारी किया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि सेना ने पाकिस्तानी सेना की पोस्ट पर एक के बाद एक लगातार 10 से 12 धमाके किए, जिसमें पाकिस्तानी पोस्ट पूरी तरह से तबाह हो गई। सेना ने पाकिस्तानी पोस्ट के बंकरों को निशाना बनाया और उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। अशोक नरूला ने बर्फ पिघलने और पास के खुलने से घुसपैठ की घटनाएं बढ़ाने की आशंका जाहिर की। भारतीय सेना ने कहा कि वो कश्मीर में शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी रक्षा के मामले में कोई किसी तरह का समझौता नहीं करेगा। आपको बता दें कि भारत ने बीते साल उरी हमले के 11 दिन बाद 29 सितंबर को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जिसमें कई आतंकियों को मार गिराया था। साफ है कि भारतीय सेना की इस कार्रवाई का सीधा मतलब ये है कि भारत ये बताना चाहता है कि वो कश्मीर में घुसपैठ के मुद्दे पर चुपचाप नहीं बैठेगा और दुश्मन पर खुलकर कार्रवाई होगी। मेरा रिपोर्ट JK 24/7 न्यूज। तो पाकिस्तान बोट को पोस्ट को तबाह किया गया भारतीय सेना की तरफ से, और लगातार भारतीय सेना की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। और अब सेना ने अपनी कार्रवाइयों का एक और वीडियो जारी किया है, और एक बदला पार्ट 2 आप इसे कह सकते हैं उड़ी हमले के बाद से। फिलहाल जय किसान में सुर्खियां क्या है, पहले हम वो आपको दिखाते हैं। पर्यावरण मंत्रालय की समिति की तरफ से GM सरसों की खेती के लिए कृषि मंत्रालय की सिफारिश भेजने के बाद बवाल शुरू। किसान संगठनों के साथ विशेषज्ञों ने भी शुरू किया विरोध।
भीषण गर्मी के बीच कई राज्यों में बारिश की वजह से किसानों में खुशी की लहर। प्री मानसून की बारिश से धान की फसल की समय से हो सकेगी बुआई। खाद्य उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान के इलाज के लिए विदेश जाने पर कृषि मंत्री राधामोहन सिंह को मिला अतिरिक्त प्रभार। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने का लिया फैसला। तरनतारन में 10 सालों से बंद पड़ी चीनी मिल के खुलने के आसार। झारखंड में सब्जी की खेती करने वाले किसानों की बड़ी मुश्किलें। बढ़ती गर्मी और पानी की कमी की वजह से सब्जी उत्पादन में आने लगी है कमी। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं आगे। गर्मी और तपिश के बीच देश के कई हिस्सों में बारिश होने की खबर आई और इसके बाद से लगातार मौसम बदलने लगा है। इससे भले गर्मी में थोड़ी सी राहत मिली हो, बहुत ज्यादा राहत ना मिली हो, लेकिन किसानों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी खबर है क्योंकि इसकी वजह से मिट्टी में नमी आ जाएगी। सूखे पड़े खेतों के लिए प्री मानसून की बारिश आने वाले दिनों के लिए वरदान की तरह, क्योंकि कुछ दिनों में ही धान की खेती शुरू होने जा रही है। तो तस्वीरें हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर लुधियाना पंजाब की, दूसरी अमरोहा यूपी की, भोपाल मध्य प्रदेश की भी तस्वीर है जिसके कई हिस्सों में प्री मानसून की बारिश होने के बाद से अलग अलग तस्वीरें सामने आई है। लुधियाना पंजाब में बारिश के बाद से किसान में उत्साह का माहौल है, तो अमरोहा यूपी में किसान थोड़े मायूस नजर आए क्योंकि उनके आम की फसल खराब हुई, कुछ सब्जियां भी खराब हुई है। मानसून को लेकर मध्य प्रदेश में खास तौर पर नजर रखी जा रही क्योंकि 2 साल तक मध्य प्रदेश में कम बारिश की वजह से उत्पादन पर असर पड़ा है। तो मौसम बदल रहा है, करवट ले रहा है और लगातार इस पर नजर रखी जा रही कि इस बार मानसून कैसा होता है। कल जब 3 साल पूरे होने के बाद कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तभी उन्होंने कहा कि 2 साल तक देश ने सूखे जैसे हालात का सामना किया और इस वजह से उत्पादन पर असर पड़ा, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने इन चुनौतियों का सामना किया और किसानों के साथ मिलने की वजह से हम रिकॉर्ड उत्पादन स्तर पर भी पहुंच पाए। तो मौसम कैसा रहेगा, मानसून कैसा रहेगा, इसको लेकर गुना भाग किया जाने लगा और इस गुना भाग के बाद वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि इस बार बारिश समान ही रहने वाली है। वो अनुकूल है। इस बार केरल तट पर जो केरल पर मानसून आने की 29 तारीख को संभावना है और जैसा कि भोपाल में जो सामान्य मानसून के पहुंचने की जो सामान्य डेट है वो 15 तारीख या 15 जून और उसमें आगे पीछे कुछ 1-2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। मानसून की जो फोरकास्ट है, मानसून सामान्य रहने की संभावना है और जो उसका जो सामान्य वर्षा जो होती है 890 मिलीमीटर, उसका 96% रेनफॉल होने की संभावना व्यक्त की गई। और अब बात करते हैं जीएम फसल की, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के। इन फसलों को लेकर भारत में लंबे समय से विवाद चलता रहा है क्योंकि इन फसलों की वजह से भारतीय प्रजातियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा सकता है। साथ ही इन बीजों को तैयार करने वाली कंपनियों को आसानी से पेटेंट मिल जाता है और फिर सीड मार्केट में इनकी मोनोपोली चलने लगती है। यही नहीं, फिलहाल ये भी तय नहीं हो पाया कि इसका इस्तेमाल करने पर हमारे स्वास्थ्य पर क्या और कैसा असर पड़ सकता है। लिहाजा इसका विरोध भी जायज है, लेकिन बिना कारण जाने, बिना उसके असर को जाने विरोध करना सही भी नहीं है। यही वजह कि भारत में भी सरकार ने कई सुरक्षा मानकों पर खरा पाए जाने के बाद जीएम सरसों खेती को मंजूरी तो दी, लेकिन इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। चलिए रिपोर्ट देखते हैं। बीमारियों का डर नहीं, सिंचाई की फिक्र नहीं, बढ़ जाएगी पैदावार, बढ़ेगी किसानों की आय, ये दावा है जीएम फसलों का। जीएम फसल यानी ऐसे फसल जिनके बीज के गुणों को बदल दिया जाता है। बीज में मौजूद कमजोर जीन की नए सिरे से इंजीनियरिंग कर दी जाती है। अच्छे गुण वाले जीन को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है ताकि उन बीज से जो फसल पैदा हो गुणवत्तापूर्ण हो, उसकी खेती में कम लागत लगे। यही वजह कि अब भारत सरकार ने भी फैसला किया है कि देश में जीएम सरसों की खेती करवाई जाए। देश में जीएम फसलों को लेकर चल रहे लंबे समय से विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच केंद्र सरकार ने जीएम फसलों को उगाने की सिफारिश की है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार द्वारा जीएम फसल यानी ट्रांसजेनिक सरसों को एक सीमित मात्रा में उगाने की सिफारिश की गई है। साथ ही पर्यावरण मंत्रालय ने एक नोटिस जारी करते हुए कहा है कि जीएम फसल यानी ट्रांसजेनिक सरसों सुरक्षा के मानकों पर
खरी उतरी है। पर्यावरण मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी की ओर से जीएम सरसों के व्यावसायिक इस्तेमाल की सिफारिश किए जाने के बाद इसे सरकार की मंजूरी मिल सकती है। यदि सरकार की ओर से मंजूरी दी जाती है तो जीएम सरसों की बुआई इस साल रबी सीजन में ही शुरू हो सकती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। ऐसे में पर्यावरण मंत्रालय का फैसला इस पर निर्भर करेगा। वैसे माना यह जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से 2017-18 के रबी सीजन में सीमित मात्रा में सरसों की जीएम फसल उगाने की अनुमति दी जा सकती है। पर्यावरण मंत्रालय ने इस बारे में एक विस्तृत नोट भी तैयार किया। इसमें ट्रांसजेनिक सरसों बीज के उपभोग से जुड़ी चिंताओं के बारे में बताया गया है। इसके जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि जीएम फसल इस्तेमाल के लिहाज से पूरी तरह सुरक्षित है। इस नोट में सिविल सोसाइटी की ओर से उठाए गए सवालों के जवाब भी दिए गए हैं। इनमें इसकी क्वालिटी, एनिमल फीड के लिए उपयोग, अतिरिक्त सिंचाई की जरूरत और फर्टिलाइजर से जुड़े सवालों के जवाब भी शामिल थे। हालांकि पर्यावरण मंत्रालय ने अपने नोटिस में इस बात का भी जिक्र किया है कि जीएम फूड्स को पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं माना जा सकता है। कई देशों में जीएम फूड्स के बीजों पर बैन लगा हुआ है। साथ ही इसको पूरी तरीके से भी खारिज नहीं किया जा सकता है, जिसके तहत केस टू केस के आधार पर भारत में सरसों की खेती पर सहमति जताई जा रही है। इस फैसले पर हालांकि अंतिम मुहर नहीं लग पाई है। साथ ही मंत्रालय ने जिस सीमित मात्रा में खेती करने का जिक्र अपने नोट में किया है, उसका मतलब क्या है, ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। इतनी आशंकाओं के बीच क्या देश के किसान जीएम सरसों की खेती में दिलचस्पी दिखाएंगे, ये बड़ा सवाल भी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज। तो किंतु परंतु के बीच देश में पहली बार जीएम फसलों को लेकर कोई सिफारिश आई है। माना यह भी जा रहा है कि शायद सरकार भी इसे कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे, क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय के कई फील्ड ट्रायल के बाद यह सिफारिश आई है। सरकार की जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ने इसे हरी झंडी तो दे दी है, लेकिन इसका विरोध भी चल रहा है। लेकिन उससे पहले विरोध क्यों हो रहा है जानेंगे हम एक हमारे आज खास मेहमान के साथ। लेकिन जीएम फसल क्या है और क्यों विरोध हो रहा है, ये तमाम बातें आपको जानना जरूरी है। तो दिखाते हैं हम आपको आखिर क्यों विरोध हो रहा है जीएम फसल का और जीएम फसल है क्या। फिर जीव जंतु भी हो सकते हैं जिसमें हम जीन में बदलाव करते हैं। इसे इस तरह बदला जाता है जैसे प्राकृतिक तरीके से होने वाली प्रजनन प्रक्रिया में नहीं होता है। यानी इसमें हम बदलाव करते हैं, जो प्राकृतिक गुण उसमें होने चाहिए उसे हम हटाकर नए सिरे से नए जीन डाल देते हैं, उसमें नए गुण डाल देते हैं उसमें। इस तकनीक को जीन टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। जीन टेक्नोलॉजी में एक प्राणी या वनस्पति के जीन को निकालकर दूसरे संबंधित प्राणी या वनस्पति में डाला जाता है। और उसके बाद से ही तय होता है कि क्या कैसे होगा। इसके लिए कई तरह की तकनीक अपनाई जाती है, मतलब प्राकृतिक तौर पर भी और प्रयोगशाला में भी। जीन में बदलाव करके जो पौधे होते हैं या जो जीव होते हैं उनके जो खराब गुण होते हैं, जो खराब जीन होते हैं, उनको बदल दिया जाता है और उसके बदले में अच्छी गुणवत्ता वाले जीन को उसमें डाल दिया जाता है। जैसे कि बीमारी ना हो पाए, जो कम पानी की मांग करें या जिनमें बीमारी ना लगे या जिनकी वजह से उत्पादन बहुत तेजी से बढ़े। तो ये सब वजह है जिसकी वजह से जीएम फसल को रखा जाता है। जीएम फसल की मांग बढ़ तो रही है, लेकिन किस हद तक सही है यह नहीं कहा जा सकता। दुनिया के 28 देशों में किसी न किसी स्तर पर जीएम फसल या खाद्य अखाद्य तौर पर उगाई जा रही है या उगाने की तैयारी चल रही है। इसके अधिक पैदावार केवल 6 देशों अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, चीन, भारत और अर्जेंटीना में हो रही है या होने की तैयारी है। और इसी बात को लेकर भारत में विरोध हो रहा है। स्वदेशी जागरण मंच ने आज एक विरोध दर्ज कराया है। दिल्ली में एक
स्वदेशी जागरण मंच ने आज विरोध दर्ज कराया है और कहा है कि हम किसी भी सूरत में किसानों को बलि का बकरा नहीं बनने देंगे, भले ही उन्हें किसी भी तरह के लालच दिया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिर्फ विरोध करने के नाम पर विरोध क्यों होना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि इसकी वजह से जो भारतीय प्रजातियां हैं जो फसलों की वो खत्म हो जाएंगी। कहा यह भी जा रहा है कि हम पूरी तरह से बीज के लिए हम विदेशी कंपनियों पर आधारित हो जाएंगे, यानी कि जो किसान अपने लिए बीज रखते हैं वो बीज हो जाएंगे बेकार, क्योंकि हम अब जीएम फसल इस्तेमाल करेंगे और जीएम फसल को हम प्रयोगशाला में बनाएंगे और ये जिनके पास टेक्नोलॉजी होगी, जिनके पास पेटेंट होगा, वो ही उन बीज को बेच पाएगा। लिहाजा हमें बीज भी खरीदना पड़ेगा, जो कि फिलहाल ऐसे ही किसानों की लागत बढ़ रही है और ऐसे में अब जब बीज भी खरीदना पड़ेगा तो सोचिए किसानों की लागत खेती की कितनी बढ़ जाएगी। भारत में जीएम फसलों की दस्तक होते ही विवाद शुरू हो गया। वैज्ञानिक उत्पादकता प्रतिरोधकता का तर्क दे रहे हैं कि इसकी वजह से कई फसलें जो है वो खराब हो जाएंगी, कई में बदलाव आ जाएगा, कई जो बीज हैं वो खराब हो जाएंगी, भारतीय प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी, स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, पर्यावरण पर असर पड़ सकता है और इसीलिए सामाजिक कार्यकर्ता लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जीएम फसलों को लेकर आखिर सरकार इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रही। कहीं ये विदेशी कंपनियों के दबाव में तो नहीं है, किसी तरह की मिलीभगत तो नहीं है, क्योंकि WHO के मुताबिक जिन देशों में ये फसलें उगाई जा रही है वहां स्वास्थ्य से जुड़े फिलहाल कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, इसलिए भारत सरकार भी इसमें एक कदम आगे बढ़ रही है। तो फिलहाल जो समिति उसने सिफारिश की है और अब ये सिफारिश मानना ना मानना कृषि मंत्रालय को है। हालांकि इन सब के बीच इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई भी चल रही है, क्योंकि सुनवाई पूरी होने से पहले इसे लागू नहीं किया जा सकेगा। तो जीएम सरसों यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों को लेकर जिस तरह से सिफारिश की गई है कि इसका फील्ड ट्रायल हो सकता है, सीमित मात्रा में हो सकता है, देश के कुछ हिस्से में हो सकता है, ये बातें सिफारिश करने के बाद स्वदेशी जागरण मंच ने इसका विरोध किया है। स्वदेशी जागरण मंच के प्रवक्ता दीपक शर्मा प्रदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शर्मा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। शर्मा साहब, हमने फिलहाल जीएम फसलों की खेती देखी नहीं है, हम आगे बढ़ रहे इस मामले में, लेकिन सिर्फ क्या विरोध करने के नाम पर विरोध किया जा रहा है या वाकई में ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है? स्वदेशी जागरण मंच के आपने विरोध की बात करी जी, उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा जो सरकार में है जी, उन्होंने 2009 के घोषणा पत्र में और उसके बाद 2014 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में क्यों विरोध किया था और उसमें उन्होंने क्या कहा था? उसमें उन्होंने कहा था वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित जमीन पर लंबे समय तक प्रभाव और उपभोक्ताओं पर जैविक प्रभाव का आकलन किए बिना किसी जीएम फसल के संवर्धन की इजाजत नहीं दी जाएगी। जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज को जीएम फूड कहा जाएगा। ये इनके 2014 के घोषणा पत्र में है, जो कि एक पवित्र दस्तावेज होता है। चलिए ये मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ता हूं, उन्होंने क्या कहा क्या किया। इसमें ये बताते हैं कि इससे उत्पादकता बढ़ती है। ये गलत बात है। इन्हीं की सरकारी संस्था है मस्टर्ड रिसर्च, ये है डाटा फ्रॉम रेपसीड मस्टर्ड रिसर्च DRMR भरतपुर जो मस्टर्ड इंस्टीट्यूट है जी, वो साफ कहती है कि जो नया जीएम सरसों ये ला रहे हैं इससे उत्पादकता नहीं बढ़ती। तो सर क्या लग रहा है ये दबाव है विदेशी कंपनियों का, ताकि बीज के लिए भी जो हमारे किसान हैं वो आधारित हो जाएं कंपनियों पर, क्योंकि अब तक तो जो बीज है वो खुद रखते हैं किसान। दूसरी बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, किसी भी देश की बीज की मालिक अगर विदेशी कंपनी हो जाएगी तो वो एक सीजन में ही किसी भी देश को घुटनों पे ला सकती है जी। तो हमारी फूड सिक्योरिटी वो हमारे किसान के हाथ में ही होनी चाहिए, किसी विदेशी कंपनी के पास नहीं। वो कहते हैं इससे विदेशी मुद्रा बहुत बाहर जाती है। हम कहते हैं देश में 11 करोड़ से अधिक हेक्टेयर कल्टीवेबल लैंड है। हम 5 करोड़ से कुछ ऊपर करोड़ हेक्टेयर लैंड पे कल्टीवेशन कर रहे हैं और हम इरिगेटेड कल्टीवेबल लैंड धड़ाधड़ हजारों एकड़ में कंपनीज को देते चले जा रहे हैं। तो हम अपनी जमीन पर क्यों पूरी खेती नहीं करते, वहीं पे इंतजाम क्यों नहीं करते? बिल्कुल सर। विदेशी मुद्रा जाने की जहां तक बात है, बिल्कुल शर्मा सर, ये तो है ही, विदेशी की बात है। साथ ही स्वदेशी जागरण मंच पेटेंट के नाम पर इस बीज का जब पेटेंट होगा
तो पेटेंट के नाम पर कितना पैसा बाहर जाएगा, सरकार वो भी बताए। बिल्कुल सर। तो सर, मंच की तरफ से आप लोगों ने कौन कौन सी मांगे रखी है और उसके पीछे तर्क क्या दिए जा रहे हैं? हमारी ये मांग है जी, जब तक मानव स्वास्थ्य पर, जी, हमारे मवेशियों के स्वास्थ्य पर, क्योंकि सरसों की खल, कड़वी खल भैंस खाती है, उसका दूध बच्चे पीते हैं। बिल्कुल सर। तो मानव स्वास्थ्य पर, मवेशियों के स्वास्थ्य पर, मिट्टी पर, पर्यावरण पर और मधुमक्खियों पर इस जीएम बीज का क्या असर पड़ेगा, इसकी जब तक एक पक्की दीर्घकालीन उसकी एक रिपोर्ट नहीं आती, तब तक किसी भी सूरत में जीएम को इस देश में आने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल सर। तो सर, हम ये भी जानना चाहेंगे शर्मा जी आपसे यहाँ पर कि यदि फील्ड ट्रायल की जो बात की जा रही है, कहीं ना कहीं ट्रायल तो करना पड़ेगा और उसकी वजह से नुकसान आ जाए तो ये भी तो सही नहीं होगा। देखिए, क्लोज्ड फील्ड ट्रायल जी, उसके बारे में स्वदेशी जागरण मंच ने कहा है जी कि ओपन फील्ड ट्रायल नहीं, क्योंकि जीएम इरिवर्सिबल टेक्नोलॉजी है। ये कोई फैक्ट्री नहीं है, नहीं चली तो बंद कर दी जी। अगर एक बार ये फैल गई जी तो इसको वापस नहीं किया जा सकता। और हमारी सभी फसलें जी, क्योंकि मधुमक्खियों से परागण होता है और ये कई किलोमीटर तक इसका पॉलिनेशन होता है। बिल्कुल। तो हमारी समूची बायोडायवर्सिटी पर एक खतरा है और इतने बड़े खतरे को ओपन ट्रायल से हम नहीं करना चाहिए, क्लोज्ड फील्ड ट्रायल से हम कर सकते हैं, ऐसा स्वदेशी जागरण मंच का मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी से जुड़ने के लिए। मैं कहना चाहूंगा मित्र जी, 29 अक्टूबर को रामलीला मैदान में इन्हीं मुद्दों पर, चीन को लेकर, एफडीआई को लेकर, जीएम को लेकर लाखों कार्यकर्ता स्वदेशी जागरण मंच के 29 अक्टूबर 2017 को लाखों कार्यकर्ता स्वदेशी जागरण मंच के रामलीला मैदान पे इकट्ठा हो रहे हैं। जीईएसी को, नीति आयोग को, चीन से आयात को, एफडीआई को, जीएम को इन मुद्दों पे सावधान करने के लिए कि ये देश का स्वदेशी विकास का मॉडल नहीं है, भारत को भारत ही बने रहने दो, इसे अमेरिका या चीन बनाने का प्रयास मत बनाओ। जो हमारे किसान हैं उनको किसान बने रहने दो। वाकई में वो प्रोफेशनल नहीं है, बल्कि वो जुड़े हुए हैं जड़ से भारत के और भारत की संस्कृति से जुड़े हुए किसान होते हैं, वो लाभ और घाटा नहीं देखते। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शर्मा जी। स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से प्रवक्ता दीपक शर्मा प्रदीप जब हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच जीएम सरसों का विरोध करता और किसानों को बर्बाद नहीं होने देगा, क्योंकि इसकी वजह से लगातार देश के जो किसान हैं उनको बीज खरीदना भी पड़ जाएगा, उनकी लागत बढ़ती जाएगी। फिलहाल आगे बढ़ते और दिखाते कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान के अपने इलाज के लिए विदेश जाने के बाद उनके मंत्रालय की जिम्मेदारी केंद्रीय कृषि मंत्री और किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह को दे दी गई है। वो बतौर प्रभारी मंत्री इस मंत्रालय का कामकाज देखेंगे। इलाज के दौरान रामविलास पासवान के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं होगा, लेकिन उन्हें केंद्रीय मंत्री का दर्जा मिला रहेगा। उड़ीसा के एक प्रतिनिधिमंडल ने कृषि मंत्री राधामोहन से मुलाकात कर अपने राज्य की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि केंद्र की योजनाओं को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि फसल बीमा योजना हो, सिंचाई योजना हो या सॉइल हेल्थ कार्ड हो, लेकर यहां की राज्य सरकार गंभीर नहीं है। इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री ने उड़ीसा के नेताओं के साथ रिव्यू मीटिंग भी की। धार जिले के निसरपुर में सरदार सरोवर डूब प्रभावित इलाकों के निरीक्षण के लिए धार जिला कलेक्टर श्रीमन शुक्ल निसरपुर पुनर्वास पहुंचे थे, जहां ग्रामीणों ने कलेक्टर के साथ सभी हमले के पूरे बसाहट का निरीक्षण करवाया। जैसे निसरपुर ग्रामीण जनता से रूबरू होने पहुंचे, आक्रोशित जनता ने जमकर विरोध किया और नारेबाजी करके विरोध जताया। यहाँ की जनता को यहां से हटाकर कहीं और बसाने के निर्देश दिए गए हैं। नर्मदा नदी के रेत के उत्खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ये घोषणा सोमवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। सीएम ने कहा कि रेत के विकल्प के रूप में पत्थर से रेत बनाई जाएगी, जिससे रेत की आपूर्ति पर असर न पड़े। इसके लिए पत्थर से रेत बनाने वालों से रॉयल्टी नहीं ली जाएगी। इसके लिए खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ला अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। चौधरी ने इस रेत को लेकर क्या कुछ कहा, हम आपको सुनाते हैं। मैन्युफैक्चर्ड रेत बनाने, उसके लिए मैन्युफैक्चर्ड रेत बनाने, उसके लिए रेत बनाने में लगने वाला जो पत्थर है उस पर 3 साल तक कोई रॉयल्टी नहीं रहेगी, 0 रॉयल्टी पर हम करेंगे। दूसरे, एक फैसला हमने किया है कि प्रदेश की सभी नदियों में मशीनों से रेत उत्खनन पर पूरी। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता और एक्शन किंग सुनील शेट्टी ताजनगरी आगरा में कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। कृषि से जुड़े हुए रासायनिकों का उत्पादन करने वाले कंपनी इंसेक्टिसाइड इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी ने बताया कि किसानों के लिए पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा